गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान ज्ञान में। कक्षा 9 की विज्ञान की इस कक्षा में आज हम प्रणोद और दाब के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले देखें और फिर ये वीडियो कंटिन्यू करें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सबकी पढ़ाई चलती रहे। आइए बात करते हैं प्रणोद तथा दाब। गुरुत्वाकर्षण पाठ का ही ये भाग हमारी किताब में दिया गया है और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। प्रणोद, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में थ्रस्ट कहते हैं, और दाब, जिसको कि प्रेशर कहते हैं। प्रेशर, दाब और प्रणोद का यानी थ्रस्ट और प्रेशर का सीधा संबंध है। ये दोनों एक दूसरे से एक साथ एक जैसे ही व्यवहार करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि प्रणोद होता क्या है, यानी थ्रस्ट क्या होता है। बच्चों, आपने किसी भी वस्तु का भार तो जरूर महसूस किया होगा। भार एक प्रकार का बल होता है। यह वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। मान लीजिए कि एक मेज है और इस मेज के ऊपर हम लोगों ने, ये एक मेज है हमारे सामने, और इस मेज के ऊपर हम लोगों ने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया है या लोहे का टुकड़ा रख दिया है इस तरीके से। तो अभी क्या होगा, ये जो टुकड़ा यहाँ पर मौजूद है, इस टुकड़े पर कुछ ना कुछ इस पर भार कार्य करेगा। ठीक बात है। जो इसका भार होगा वो ऊर्ध्वाधरता नीचे की ओर इस तरीके से काम करेगा। किसी भी तल पर अभिलंबवत किसी भी तल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ध्यान रहे, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो गुटका है, इसका जो भार होगा वही यहाँ पर प्रणोद का कार्य करेगा। ये बात आपके समझने की है। जो गुटका है उसका जो भार है वही यहाँ पर प्रणोद का कार्य करेगा। ये इस तरीके से नीचे की तरफ काम करेगा। ये जो W इसका भार है, यही प्रणोद की तरह यहाँ पर कार्य करने वाला है। जब हम बात करते हैं दाब की, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रणोद ही दाब कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद ही दाब कहलाता है। तो इस परिभाषा को भी ध्यान दीजिएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलिए। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद यानी कि अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। इसका मतलब जो सूत्र आपके पास आया वो आ गया, दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल।
दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अब यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा ध्यान दें तो आपको ये समझ आएगा कि अगर हम प्रणोद को बढ़ाते जाएंगे तो दाब बढ़ता जाएगा, प्रणोद को घटाने पर दाब घटता जाएगा। इसी तरह से अगर हम क्षेत्रफल को घटाएंगे तो भी दाब बढ़ेगा, और क्षेत्रफल को घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, और क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण लेने की आवश्यकता है, लेकिन उस उदाहरण को समझने से पहले हम एक बार दाब का मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रणोद का मात्रक। प्रणोद जो कि वास्तव में एक बल होता है, तो प्रणोद का मात्रक जो होगा वो वही होगा जो बल का मात्रक है, वो होता है न्यूटन। वैसे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन शॉर्ट में इसे हम न्यूटन का नाम देते हैं। इस हिसाब से अगर आप बात करें दाब का मात्रक तो वो क्या होगा, तो दाब का मात्रक आएगा प्रणोद का मात्रक, जो फार्मूला होता है उसी में रख दिया जाता है, तो हो जाएगा प्रणोद का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक बटे क्षेत्रफल का मात्रक। अब अगर आप यहाँ पर हल करें तो ये मान आ जाएगा न्यूटन बटे, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, मीटर की घात 2 या वर्ग मीटर। तो इसको हल करने पे आपको मिलेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसको सामान्य तौर पर हम लोग इस तरीके से न्यूटन मीटर की पावर -2 इस तरह से लिखते हैं। एक बात आपको इस पुराने डिस्कशन से, पिछले वाले पेज के डिस्कशन से समझ में आ गई है कि जो दाब होता है वो कहीं ना कहीं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। दाब व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा और दाब का मान कम होता जाएगा। आपने देखा होगा कि जो चाकू है, चाकू जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, एक तो होता है कुंद चाकू। कुंद चाकू वो होता है जिससे कटता नहीं है। सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं कि इसमें धार नहीं है, ठीक है। और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं तीव्र चाकू, यानी कि जिसमें धार तेज है। तो पहले बताइए यहाँ धार का क्या मतलब होता है। धार का मतलब जो होता है, किसी भी चाकू में जो काटने वाली सतह होती है वो किस हिसाब से कितनी तीक्ष्ण, कितनी पतली और कितनी खतरनाक बनी हुई है, यही बात हमको चाकू में उसके प्रयोग के बारे में बताती है, ठीक है ना। जो चाकू है उसमें ये जो धातु का टुकड़ा होता है, यहीं पर इसमें धार होती है, और ये धार किस प्रकार रखी जाती है, धातु का ये जो फल होता है, इस फल को घिस करके इसको पतला बनाया जाता है। ध्यान रहे कि जब हम इसको घिस के पतला कर देंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम होने से कम उतना ही प्रणोद लगाने पर दाब अधिक उत्पन्न होगा। इसलिए तीव्र चाकू को प्रयोग करना आसान होता है, और कुंद चाकू से चीज़ों को काटना बहुत मुश्किल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगर हम बालू में चलने की बात करते हैं, रेगिस्तान में चलने की बात करते हैं, तो जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो हमने देखा है कि ऊँट जो है वो रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल लेता है, लेकिन मनुष्य रेगिस्तान में बहुत आसानी से नहीं चल पाता है, उसके पैर अंदर की तरफ धंस जाते हैं। अगर आप आकार देखोगे तो ऊँट का आकार बहुत बड़ा है, उसका भार बहुत ज़्यादा है मनुष्य की तुलना में, लेकिन फिर भी ऊँट चल लेता है। तो कारण क्या है, क्योंकि जो ऊँट के पैर होते हैं वो इस तरीके से चौड़े होते हैं, ठीक है। जो ऊँट के पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं, और जो मनुष्य के पैर होते हैं वो पतले होते हैं ऊँट की तुलना में, ठीक है। तो ये जो है मनुष्य का पैर है, और पहला वाला जो हमने बनाया है वो ऊँट का पैर है। जो ऊँट का पैर है उसमें क्षेत्रफल ज़्यादा है,
क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से जो लगने वाला दाब है वो कम है, और ये हमारा है ऊंट का पैर। क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से ऊंट के पैर में, ध्यान रहे, ऊंट के पैर में क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रफल अधिक होने की वजह से लगने वाला दाब जो है वो कम हो जाता है, और यही कारण है कि ऊंट बहुत आसानी से रेगिस्तान में अपने बिना पैरों को रेत में धंसाए हुए चलता चला जाता है। उसे रेगिस्तान का जहाज भी इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि ऊंट के पैर रेगिस्तान में धंसते नहीं हैं। आपने कील देखी होगी, अगर आपने कील को ध्यान से देखा हो तो कील किस तरह की होती है? ये जो पहला वाला चित्र हम बना रहे हैं इस तरह की होती है, या फिर ये जो दूसरा चित्र बना रहे हैं इस तरह की होती है? कमेंट करके मुझे बताइए कि दोनों में किस प्रकार की कील आपने देखी है। तो आइए चलते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। जो कील होती है वो सामान्यतः बी आकार की होती है। जो हमने बी आकार दिया है यहाँ पर, उसी आकार की जो है वो कील सामान्यतः होती है। और यह जो बी आकार की कील है, इस कील का प्रयोग हम लोग करते हैं। इस कील में ख़ास बात क्या है, ये जो आगे का इसका सिरा है आप देखें, उसका क्षेत्रफल लगभग नगण्य है, और यही कारण है कि इसको दीवार में या किसी भी चीज़ में ठोकना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल कम है, ठीक है। क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा? दाब अपने आप बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल कम होने से कील का जो दाब है वो अपने आप क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा, और बढ़े हुए दाब के कारण इसे किसी भी दीवार पर या किसी वस्तु पर ठोकना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दाब को समझ सकते हैं। दाब से संबंधित कुछ और भी चीज़ें हमें आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आगे हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।